रोहिणी का निशाना किस पर है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट करके कई सवाल उठाए हैं। दूसरी खबर होगी यूजीसी के नए नियम को समझिए, क्योंकि ये नया नियम लागू हो चुका है। तीसरी खबर होगी भारत यूरोप के सबसे बड़े समझौते को समझिए, क्या ट्रेड डील हुई है दोनों देशों के बीच, ये आपको बताएंगे। और इसके बाद खबर होगी क्या बालू माफिया को पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर सियासत सुलग गई है, ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य के सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। रोहिणी ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजों से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू प्रसाद और पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोंछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पार्टी के हरेक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल है कि रोहिणी का इशारा किसकी तरफ? किसने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर ला दिया? रोहिणी के इसी पोस्ट पर बिहार की सियासत सुलग गई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को सुलगा दिया है और वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन उससे पहले आप खबर तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं और रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वही बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। समय समय पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर वो पोस्ट करती रहती हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने कई सवाल खड़े किए थे। रोहिणी ने फिर अपनों पर सवाल उठाए हैं। चुनाव नतीजों को लेकर रोहिणी आचार्य का सवाल आप समझिए। उन्होंने पूछा, आयातित गुरु और गुरु के गुर्गों ने बर्बाद किया। वो लिखती हैं, लालू प्रसाद के दशकों के संघर्ष को धो पोंछ दिया। समीक्षा के नाम पर दिखावे की कार्रवाई हुई। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में इसे लिखा है। और समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी रोहिणी आचार्य ने पूछा है। समझने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था, परिवार से नाता तोड़ लिया था। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके नजदीकियों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत की वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप भी रोहिणी आचार्य ने लगाया था। रोहिणी कहती रही हैं कि चुनाव में आरजेडी की हार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। जिन लोगों ने नेतृत्व किया था उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य ने जो सवाल उठाए हैं और उसकी हर ओर चर्चा हो रही है। अब आप समझते रहिए कि रोहिणी आचार्य का निशाना किसकी ओर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। यूजीसी के नए नियमों पर संग्राम छिड़ गया है और सवर्ण वर्ग विरोध पर उतर आया है। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ सरकार ने विरोध तेज होता देख नियमों के लागू होने के 14 दिन बाद सफाई दी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए।
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक सवर्णों का यह गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। आरोप है कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है। शहर शहर प्रदर्शन का दौर है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध का शोर है और नए नियम वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। विरोध को देखते हुए सरकार की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पक्ष रखा। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, उसी नियम पर भेदभाव को बढ़ाने का आरोप लग गया। इसी बीच सूत्रों ने खबर दी कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार सवर्ण छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, यूजीसी के नए नियम को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। हम आपको अब खबर के जरिए समझाते हैं कि यूजीसी के नए नियम में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब आप खबर तो समझिए। यूजीसी के नए नियम को सबसे पहले आप समझिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यह नया नियम बनाया गया है। अब यूजीसी के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी के नए नियम को आप समझिए। इसके तहत कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमिटी बनानी होगी। कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमिटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी। कमिटी तय समय में शिकायतों का निपटारा भी करेगी। कमिटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना होगा। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। तो ये नए नियम है। अब यूजीसी के नए नियम पर संग्राम क्यों है, इसे आप समझिए। तो विरोध करने वालों के आरोप हैं, नया नियम सवर्णों के खिलाफ है। सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया है। कोई भी छात्र ऐसे में सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत भी कर सकता है। नियम यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है और इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो सकता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी आरोप को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। अब यूजीसी के नए रूल और हंगामा फुल आप समझिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, किसी के ऊपर भी अत्याचार या भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को दुरुपयोग करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। जो व्यवस्था होगी संविधान की परिधि के अंदर होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर
फाइनल मोहर लग गई है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते को यूरोपीय नेताओं की तरफ से मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा कर दी। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये समझौता न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा, बल्कि ये डील दोनों पक्षों के बीच भरोसे और साझेदारी का नया अध्याय भी खोलेगी। यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते में 4 सेक्टर पर फोकस किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस समझौते की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, हमने कर दिखाया। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. ईयू प्रमुख ने कहा, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा है और इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एफटीए किया है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। ये अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है जिसे यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों ने अपने इतिहास में कभी पूरा किया। ये उपलब्धि न सिर्फ 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच हो रहे अभूतपूर्व अलाइनमेंट का प्रतीक है, बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है। दिन इसलिए क्योंकि भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ा समझौता हुआ है। इससे क्या फायदा होने वाला है, भारत को कैसे फायदा मिलेगा, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप खबर तो समझिए। भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ा समझौता अब तक का हुआ है और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समझौता दोनों देशों के बीच कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अब आप ये भी जान लीजिए। पीएम मोदी ने कहा, आज 27 तारीख है और आज ही के दिन यूरोप के 27 देशों के साथ सबसे बड़ा एफटीए हुआ है। समझौते में 4 सेक्टर पर फोकस किया गया है। वो कौन कौन से सेक्टर होने वाले हैं? तो समृद्धि और सतत विकास, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस, और चौथा होगा कनेक्टिविटी और ग्लोबल इश्यूज। खबर तो समझिए। भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल के बाद यह ट्रेड डील संभव हो सका है। भारत के 9,425 सामानों पर छूट होगी। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ जो 110% का था वो अब घटकर सीधे 10% हो गया है। प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स लगेगा। टारगेट है 2032 तक भारत यूरोप ट्रेड 2 गुना करना है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा मिलेगा, अब आप इसे समझिए। तो पहला फायदा यह होने वाला है कि जो लग्जरी कारें हैं वो पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। दूसरा फायदा, यूरोपीय शराब सस्ती होगी। तीसरा फायदा मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं वो अब सस्ते हो जाएंगे। चौथा फायदा, भारत से कपड़े, जूते, दवाइयों का निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। पांचवा फायदा, कृषि और डेयरी क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। छठा फायदा होने वाला है, जीआई टैग वाले भारतीय प्रोडक्ट को भी सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसे में यह आज की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बेहटा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार के बाद डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि डीएसपी बाल बाल बच गए। लेकिन सवाल है कि बालू माफिया इतने बेअंदाज हो गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पुलिस को दी गई बालू माफिया की चुनौती है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा की है। बिहटा के इलाके में बालू माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं वो जरा देखिए। बालू लदे इस ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और जब दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि डीएसपी की जान बच गई। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब। बिहटा में बालू माफिया ने जिस ढंग से पुलिस को खुली चुनौती दी है, उसकी आंच राजनीतिक हलके में भी सुनाई पड़ रही है। बालू माफिया से दलाली करके पुलिस वाले महंगी गाड़ियां खरीदेंगे और फ्लैट खरीदेंगे, और आपको ये लग रहा है कि बालू माफिया में पुलिस का खौफ होगा। विपक्ष के नेता घटना के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार समाप्त हो गया, सरकार कहीं से विकास करती हुई नहीं दिख रही है। तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसलिए ये कुछ लांटेनिया गुंडे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लांटेन भी बुझेगी और इन बदमाशों की माफियाओं की लौ भी बुझेगी। बिहार में बालू का अवैध खनन कोई आज की बात नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में अब माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया। बावजूद इसके पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना के बिहटा से अमरजीत शर्मा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज की ये तस्वीर बताती है कि बिहार में बालू माफिया बेखौफ हैं, और इसीलिए ये सवाल कि क्या बालू माफिया को पुलिस का डर नहीं है। अब आप खबर तो समझिए, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं वो इस तस्वीर से साफ हो जाएगी, और पूरा मामला आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ये सवाल क्यों उठ रहा है वो समझिए। बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। दानापुर डीएसपी 2 ने ट्रक का पीछा करना शुरू किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। डीएसपी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छी बात यह रही कि डीएसपी इसमें सुरक्षित हैं। अगर बालू माफिया पुलिस पर हमला कर दे तो सवाल उठेंगे, और ऐसे में सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। सवाल ये, बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं है। सवाल ये कि पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं बालू माफिया। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि पुलिस से क्यों नहीं डरते हैं बालू माफिया। तो बालू माफिया को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, जो आरोप लगते हैं, अब आप ये भी समझिए। देखिए, आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से ही ये पूरा अवैध धंधा चलता है। बालू का खनन, और पुलिस के अधिकारियों को पैसा देते हैं बालू माफिया। पैसे खिलाकर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन करते हैं ये माफिया। तो जिनको पैसे खिलाते हैं उनसे डर कैसा होगा? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिली भगत के साथ काम चल रहा है, जहां ये माफिया पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं, तो आखिर उनसे डरने की जरूरत क्या है? और ये साफ साफ आज दिख भी रहा था कि किस तरीके से यहां पर डीएसपी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।